नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी योगी राज में छात्रों पर हो रहे अत्याचार की, बीजेपी के नए नारे पर खड़गे के पलटवार की, देखेंगे एनडीए में एकनाथ शिंदे पर मचे घमासान को, आदित्य ठाकरे की बीजेपी को दी चेतावनी को, गौतम अडानी को लगे बड़े झटके को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे रितेश देशमुख के पीएम मोदी को दिए जवाब की क्यों हो रही है चर्चा। इन सभी खबरों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 91वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार गुलफिशा फातिमा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, धारा 32 के तहत खारिज की जमानत याचिका। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जो लोकतंत्र में काला धब्बा बन गया है। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी का बिहार दौरा, कल अलग अलग पक्षों की ली जाएगी राय। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बागियों पर एक्शन, 7 और बागी उम्मीदवारों को किया सस्पेंड। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी के प्रयागराज में एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों की पिटाई कर उन्हें खदेड़ा, जिसके चलते कई छात्र जख्मी भी हो गए। तो क्यों योगीराज में छात्रों पर बरसाई जा रही लाठियां, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। यूपी के प्रयागराज में छात्र परीक्षा टाइमिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 11 अक्टूबर की सुबह यूपी पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में युवा लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच छात्रों की बढ़ती संख्या को देख पुलिस ने छात्रों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान भगदड़ में कई छात्रों को चोटें भी आईं। बता दें, यूपीएससी के पीसीएस और आरओ परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होते ही तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन सड़कों पर उतर गए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में किया जाए। दरअसल 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस यानी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। 220 पदों के लिए वैकेंसी निकली, जो कि 10 सालों में सबसे कम बताई जा रही है। इसको लेकर 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। फिर 3 जून को इसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 27 अक्टूबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन फिर से स्थगित हो गई। अब बीती 5 नवंबर को यूपी पीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन एक दिन के बदले 2 दिन में किया गया। इसको लेकर छात्रों का कहना था कि परीक्षा 2 दिन में होने से गड़बड़ी हो सकती है। बता दें, छात्र पिछले 10 महीने से पीसीएस एग्जाम होने का इंतजार कर रहे हैं, और इस इंतजार के पीछे की वजह है यूपी सरकार की विफलता। ऐसे में तैयारी कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए थे, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसा दी। हालांकि छात्र अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी अपने ही बयानों पर घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक नफरती नारों से बीजेपी के खुद के नेता किनारा कर रहे हैं, तो वही विपक्ष भी बीजेपी पर खुलकर हमलावर है। तो कैसे पीएम मोदी के नए नारे ने राज्य में बढ़ा दिया है सियासी पारा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सियासी दलों में वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद पीएम मोदी के एक नए नारे एक है तो सेफ है ने महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र के अखबारों में बीजेपी ने इस नारे से जुड़ा विज्ञापन भी पब्लिश करवाया है। पीएम मोदी ने बीड में आयोजित चुनावी रैली में एक है तो सेफ है का नारा दिया था। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। लेकिन इस तरह का नारा खुद बीजेपी के सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहा, जिससे महायुति में टकराव और तेज हो गया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार कई मौकों पर इस नारे का खंडन कर असहमति जाहिर कर चुके हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नारे का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के नारों पर विपक्ष की तरफ से खुलकर हमले भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले नारे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम कहते हैं एक है तो सुरक्षित है, जबकि उनके एक नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। किसे खतरा है? क्या वास्तव में कोई समस्या है? देश को वास्तव में आरएसएस, भाजपा, मोदी और अमित शाह से खतरा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए अपने एक्स अकाउंट पर एक है तो सेफ है के नारे के साथ एक पोस्टर जारी किया, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह के साथ अडानी और सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच की तस्वीर है।
इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किया। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। इस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी को निशाने पर लेते हुए कहा, गेरुआ कपड़े पहनने वाले ही नफरत फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच अमित शाह के एक बयान ने शिंदे की टेंशन बढ़ा दी है। महायुति में सीएम फेस को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी जंग पर अमित शाह के जवाब ने सब साफ कर दिया है। तो कैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ बड़ा खेला, देखिए इस रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, कौन होगा एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही अमित शाह के एक बयान ने सब साफ कर दिया है। अभी महाराष्ट्र में यूपी सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अमित शाह के इस बयान ने एकनाथ शिंदे को टेंशन में डाल दिया है। हालांकि पहले ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नाम पर केवल चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी को भरोसा है। ऐसे में चुनाव से कुछ समय पहले ही पार्टी में बड़ा घमासान मच गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा, अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे। ऐसे में अमित शाह के इस बयान ने एकनाथ शिंदे को भारी मुश्किलों में डाल दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि शिंदे क्या दोबारा सीएम बन पाएंगे या नहीं। बताते घोषणा पत्र जारी करते समय मंच पर अमित शाह के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इसी के साथ बीजेपी के कई नेता मंच पर नजर आए, लेकिन एकनाथ शिंदे कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में चुनाव से पहले भारी टूट के संकेत मिल रहे हैं। पहले ही एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे को लेकर अमित शाह के बयान ने चुनाव से पहले महायुति में तनाव के हालात बना दिए हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सियासत उफान पर बनी हुई है। महाराष्ट्र में चुनावी शोर के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बीच आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ चुनावी है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाने में जुटे हुए हैं। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान आदित्य ठाकरे विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अन्याय की परिभाषा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मदनपुरा भायखला विधानसभा में अपने प्रत्याशी मनोज जामसुतकर के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मदनपुर में फुटबॉल की सबसे अच्छी टीम है, यहाँ बहुत टैलेंट है, लेकिन यहाँ जॉब नहीं है। एकनाथ शिंदे की सरकार यहाँ की जॉब को गुजरात ले जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी केवल चुनाव के वक्त हिंदुत्व का एजेंडा खेलती है, बाकी चुनाव के बाद सब हवा हो जाता है। इसी के साथ आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर जवाब देते हुए कहा, ये बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे, मैं कहता हूँ कि हम बट गए तो ये हमें और लूटेंगे। आदित्य ठाकरे अपनी सभा में यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम को चुनौती देते हुए कहा, मैं पीएम मोदी जी को एक चैलेंज करता हूँ कि वो बताएं कि यहाँ की इंडस्ट्री और जॉब गुजरात क्यों भेजी जा रही है। इस तरह एक के बाद एक बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कई सवाल दागे। वहीं राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार आने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी तो सबसे पहले मेरा एजेंडा होगा जॉब और जॉब। फिलहाल चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश भर में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ अपने चुनावी अभियान को तेज कर रही है।
विपक्ष खुलकर बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि हर जगह उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी की धर्म वाली राजनीति पर सीधा प्रहार करते हुए बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के हिंदू खतरे में, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है वाले बयान पर रितेश देशमुख ने कहा, जो कहते हैं धर्म खतरे में, असल में उनकी पार्टी खतरे में होती है। त्यांना पहिलं म्हणा, धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा तुम्ही। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिका पाण्याला तुम्ही काय भाव देताय ते सांगा। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इधर प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। एक्टर रितेश देशमुख के दो भाई चुनावी मैदान में हैं। एक भाई कांग्रेस की और दूसरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों के प्रचार में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी लातूर पहुंचे। उन्होंने लातूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस के धीरज विलासराव देशमुख के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने जो भाषण दिया वो वायरल हो रहा है। वर्तमान राजनीतिक माहौल की तुलना हाल के लोकसभा चुनाव से करते हुए रितेश ने स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहर के प्रसिद्धि शैक्षणिक पर्यटन के बावजूद लातूर में नौकरी के अवसरों की कमी है। इसी के साथ रितेश ने धर्म की राजनीति करने के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। रितेश ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण को उल्लेख करते हुए कहा, कर्म ही धर्म है, लगन से कर्तव्यों को पालन करना कर्म है और वही धर्म है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो धर्म को मूर्त रूप देते हैं, लेकिन जो लोग काम नहीं करते वो धर्म को ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। इसी के साथ रितेश ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, धर्म खतरे में नहीं है, उनका दल खतरे में और इसलिए वो धर्म को आड़ बना रहे हैं। बता दें, रितेश का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौतम अडानी की कंपनी को केरल में जबरदस्त झटका लगा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडानी के बीच हुए एक समझौते के तहत जीएसटी के भुगतान को लेकर यह फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल हाईकोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ा झटका देते हुए ये साफ कर दिया है कि एयरपोर्ट के एग्रीमेंट पर अब अडानी को जीएसटी देना होगा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अडानी तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच एक रियायत संबंधी एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते के बाद अडानी की कंपनियों को जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता था। इस समझौते के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास 50 सालों के लिए सौंप दिया था, जिसे रियायत कहा जाता है, जिसमें सरकार किसी निजी कंपनी को लंबे समय तक हवाई अड्डे का प्रबंधन करने का अधिकार देती है। इस एग्रीमेंट के तहत अडानी को हवाई अड्डे को विकसित करने और चलाने की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि अडानी ग्रुप को झटका उस वक्त लगा जब केरल में जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने हाल ही में एक अहम फैसला सुना दिया। दरअसल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने कहा कि ये रियायत एग्रीमेंट व्यवसाय का ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक सेवा की सप्लाई है। इसका मतलब है कि इस एग्रीमेंट पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू होगा। इस फैसले से हवाई अड्डों के संचालन और विकास से जुड़े समझौतों पर भविष्य में जीएसटी लागू होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस तरह के एग्रीमेंट करने वाली कंपनियों को जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस फैसले को अडानी समूह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें, यूपी, गुजरात और राजस्थान से इसी काम के लिए अडानी की कंपनी पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब इस फैसले के बाद जीएसटी अब अडानी को देना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।